Hello class, this is Deepak Kumar Shukla from Dr. O Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject Financial Management in Integrated MBA second year and MBA second year and MBA first year and BBA second year. Uh, Now we are start next topic in unit second, uh, अंडर कैपिटलाइजेशन। इससे पहले हमने ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में बात की थी। अब अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है आपका, तो इस पर बात करते हैं हम। अंडर कैपिटलाइजेशन इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ये आपका ओवर कैपिटलाइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अ कंपनी मे बी अंडर कैपिटलाइज्ड व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इट इज़ making on the total capital is exceptionally high in the relation to the return enjoyed by similarly situated companies in the same industries। तो बता रहे हैं कि जब कोई कंपनी अंडर कैपिटलाइज में कब आती है, जो उसका जो प्रॉफिट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, कैपिटल जितनी ज़रूरत है बिजनेस में किसी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए, अगर उससे कम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। एंड अंडर कैपिटलाइजेशन कंपनी इज़ वन विच इनकर्स एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। दूसरी चीज़, इसमें आपका प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है आपका, हाई रेट से। एंड अंडर कैपिटलाइज कंपनी सिचुएशन अराइजेज व्हेन द एस्टिमेटेड अर्निंग्स आर वेरी लो एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल प्रॉफिट। दैट मीन्स अंडर कैपिटलाइजेशन में होता क्या है, एक तो सपोज दैट अगर हमने एस्टिमेट अपना बनाया है 10 लाख का, तो अगर हम 8 लाख में ही अपना काम चला लेते हैं तो ये आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। दूसरा ये है, जो हमने प्रॉफिट एस्टिमेट किया है, पता लगे प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया है वेरी लो, मतलब कम से कम प्रॉफिट हमें होगा, बट आपको एक्चुअल में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स हमको पता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट हम उसको एस्टिमेट कम ही कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की सिचुएशन आपकी अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, कॉजेज़ ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, हमने इसके ऊपर बात की। अब इसके क्या रीजंस है, क्या कारण है, बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, अंडर एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स एंड यूज़ ऑफ हाई रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो बात करेंगे हम, समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट वाइल डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर टू बी इश्यूड। कभी कभी क्या करते हैं कि कंपनियां जो हैं वो अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, फंड को इंक्रीज़ करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर इशू करती हैं। द फ्यूचर अर्निंग्स में बी अंडर एस्टिमेटेड। और जो फ्यूचर अर्निंग्स होती हैं, कंपनी को पता होता है कि कितना प्रॉफिट होगा, बट वो अंडर एस्टिमेट करती हैं उसको, मतलब कम से कम ही शो करती हैं। एज अ रिजल्ट, इफ़ द एक्चुअल अर्निंग्स टर्न आउट टू बी हायर, कैपिटलाइजेशन ऑफ दीज अर्निंग्स में रिजल्ट इनटू अंडर कैपिटलाइजेशन। बता रहे हैं एक्चुअल में जब कहीं ना कहीं कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा अर्निंग होती है, तो ये सिचुएशन जो वो आपकी अंडर कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत आती है। सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है, प्रमोशन ड्यूरिंग डिप्रेशन। बात करते हैं हम इस पर। कंपनीज प्रोमोटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑफन एक्सपीरियंस अंडर कैपिटलाइजेशन व्हेन इन्फ्लेशन सेट्स इन बिकॉज ऑफ अ सडन राइज इन देयर अर्निंग्स। तो जब डिप्रेशन के समय कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को प्रमोट करती हैं, जिस समय कम से कम डिप्रेशन पीरियड क्या होता है कि जब हमारा कुछ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा किसी भी प्रोजेक्ट में, जब हमें प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में मिल जाते हैं डिप्रेशन पीरियड, और कहीं ना कहीं उस समय हमारे, अगर हम हमारा काम कम से कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है, तो होता क्या है कि एक समय ऐसा भी आता है जब आपका इन्फ्लेशन, दैट मीन्स महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एकदम सडनली जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज़ होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट कम हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट किया डिप्रेशन पीरियड में, और हमारा इन्फ्लेशन पीरियड आया तो हम उस चीज़ को जब सेल करते हैं स्टॉक को अपने, तो हमें अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। थर्ड पॉइंट है आपका डिज़ायर ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
बात करते हैं इसमें। इन मैनी कंपनीज द प्रोमोटर्स डिजायर टू रिटेन कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड अराइजेज लेजर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो बहुत से जो कंपनी के प्रोमोटर होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो कंपनी का जो कंट्रोल है वो उनके अंडर में रहे, जिससे कि कम से कम जो शेयर कैपिटल है वो उसमें इन्वेस्ट करें। लेटर ऑन व्हेन द फंड्स आर रिक्वायर्ड दे रिजॉर्ट टू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दिस रेजिंग ऑफ फंड्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इवेंचुअली लीड्स टू अंडर कैपिटलाइज। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो भी फंड जो है इकट्ठा करती है, अगर लोअर इंटरेस्ट पे फंड को अगर इंक्रीज करती है, तो जब इंटरेस्ट कम दे रही है कंपनी एक्सपेंसेस कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी, जो कि हमारा अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। फोर्थ पॉइंट आपका दिया हुआ है अंडर एस्टिमेट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब कैपिटल रिक्वायरमेंट को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जो कि हम बात कर चुके हैं, ऊपर बात करते हैं इस पर। इफ़ द प्रोमोटर्स अंडर एस्टिमेट द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन विल बी लो। दैट मीन्स हमने बताया था आपको, अगर मतलब कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10 लाख है और अगर 7 लाख में ही हम काम चला लेते हैं अपना, और प्रॉफिट भी 10 लाख के इक्वली हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। दस द कंपनी विल बिकम अंडर कैपिटलाइज ड्यू टू इनएडुकेसी ऑफ कैपिटल। तो ये आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। फिफ्थ आपका है कैपिटल गेन। इफ़ द कंपनीज assets are sold by the management at higher price than their book value, resultant capital gain leads the company to undercapitalization। अगर कंपनी अपनी कंपनी के एसेट को सेल कर देती है, बेच देती है, जो उसकी बुक वैल्यू उससे ज़्यादा, पर पता लगे किसी मशीनरी की बुक वैल्यू 2 लाख है और उन्होंने 3 लाख में सेल कर दिया, तो कहीं ना कहीं जितनी वैल्यू उससे ज़्यादा में सेल कर रहे हैं और हम उसको बहुत सालों तक यूज़ भी कर चुके हैं, तो ये आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। 6 पॉइंट आपका है लिबरल टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी अगर लिबरल है, बल्कि स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं लिबरल, तो ये आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। ड्यू टू लो टैक्स बर्डन सफिशिएंट अमाउंट इज लेफ्ट विद द कंपनी फॉर हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, a symptom of undercapitalization. Liberal taxation policy also enables the company to increase its working efficiency by maintaining adequate reserves for financing the renewals and replacement of worn out assets। तो बता रहे हैं जो लिबरल टैक्स पॉलिसी जो होती है, अगर टैक्स जो है अगर लो रेट से दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि कंपनी के पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड उसके पास रिटेन हो जाता है और वो उसको अपने पास रिटेन करके रखती है। दूसरा कि टैक्सेशन पॉलिसी अगर लिबरल है, कम रेट से दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कंपनी की जो है वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। वर्किंग एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि उसके पास रिजर्व्स जो हैं, जो फंड जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और फंड्स जब इंक्रीज़ होता है कंपनी के पास, तो कहीं ना कहीं कंपनी उसको आगे इन्वेस्ट करती है, जो भी उसकी एसेट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। तो ये आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कम हो रहा है और इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। 7 पॉइंट आपका कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। तो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी में क्या है, बात करते हैं इस पर। द कंपनी में फॉलो टू कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉर पेइंग द डिविडेंड, कीपिंग aside more and more profit for making further additions and investments. As a result, the company may find itself to be too high profits and thus undercapitalization। तो बता रहे हैं कि जो कंपनी क्या फॉलो करती है, कंजर्वेटिव पॉलिसी पेइंग द डिविडेंड, कीपिंग असाइड मोर एंड मोर प्रॉफिट। जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इन्वेस्टमेंट जो उसका है वो बढ़ता ही जाता है, जब प्रॉफिट जितना ज़्यादा ज़्यादा हो कंपनी को, वो उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट द कंपनी में फाइंड इट्स सेल्फ टू हाई प्रॉफिट्स। उसके जो जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसके प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और ये अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो कंडीशन जिसमें कंपनी का इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और अगर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसकी एक्सपेक्टेशन से, तो वो आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है आपकी, बता रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन
एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वो रिलेशनशिप बताती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में और मार्केट वैल्यू में क्या रिलेशनशिप है। देयर इज़ अ few point that strongly suppose the close relationship between capital structure decision and वैल्यू ऑफ द फर्म। तो फर्म की वैल्यू और कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत क्लोज रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि फर्म की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और फर्म की वैल्यू अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कम चाहिए होता है। तो देयर आर वेरियस थ्योरीज बट इम्पॉर्टेंट वंस आर। पता नहीं थ्योरीज तो बहुत हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी उनके बारे में बात की गई है। तो कौन कौन से वो आपका, तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है नेट इनकम अप्रोच। तो बात करते हैं इस पर हम। अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। बता रहे नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी डिसीजन का वो आपका रिलेवेंट होता है, मतलब सही होता है। In other words, a change in the financial leverage will lead to a change in the value of the firm as well as overall cost of capital। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर किसी फर्म की जो फाइनेंशियल लीवरेज अगर वो चेंज हो रही है, इन अदर वर्ड्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल लीवरेज विल लीड्स टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब कुछ भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं अगर, तो फर्म की वैल्यू में भी आपका चेंज आ जाता है, एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपका चेंज आता है। तो ये तो आपके होगी नेट इनकम अप्रोच। सेकंड जो आपका पॉइंट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम। एंड other theory of capital structure as is the net operating income approach. It is diametrically opposite to the net income approach. The effect of this approach is that the capital structure decision of a firm is irrelevant। बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका इसका अपोजिट होता है, बता रहे हैं नेट इनकम अप्रोच का, क्योंकि इसका नाम है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपके एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। जो इससे पहले वाली थ्योरी थी तो उसमें केवल हम बात कर रहे थे नेट इनकम, जो भी इनकम होगी आपकी, इनकम अगर आपकी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है उससे फर्म की वैल्यू पे आपका इफेक्ट पड़ता है। बस इसमें आपका आ गया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ऑपरेटिंग का मतलब जब आप कुछ ऑपरेट करेंगे, ठीक है, जब आप कुछ काम करेंगे, ठीक है, मशीन से कोई काम होगा तब इनकम होगी। तो ये आपका जस्ट अपोजिट है उसका नेट इनकम अप्रोच का आपका। ये डिसीजन जो है वो आपका किसी फर्म के लिए क्या होता है, इररिलेवेंट, रिलेवेंट नहीं है। इररिलेवेंट का मतलब उतना विश्वसनीय नहीं है जितना कि आपका नेट इनकम अप्रोच होता है, क्योंकि इसमें जब वर्क होगा मशीन से तभी इनकम होगी। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इस अप्रोच में बात कर रहे हैं कि द ट्रेडिशनल अप्रोच एस्टेब्लिश अ मिडवे बिटवीन द नेट इनकम अप्रोच एंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये दोनों के बीच की अप्रोच है। आपकी जो सेकंड है आपकी नेट ऑपरेटिंग और नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो बता रहे कि नेट इनकम अप्रोच इन इग्नोरिंग दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये आपकी दोनों के बीच की अप्रोच है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा बता रहे हैं कि नेट इनकम अप्रोच इज़ ऑन गोइंग दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो नेट इनकम अप्रोच है वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर बात की गई है। एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर बोथ अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। बता रहे हैं और जो फर्म की जो वैल्यू है वो दोनों ही डिसीजन से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और जब इनकम कम होगी आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके फर्म की वैल्यू वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है लास्ट, द मोदिग्लानी मिलर अप्रोच।
तो इस अप्रोच में हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की। बता रहे द मोदी ग्लैनी मिलर अप्रोच इज सिमिलर टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बता रहे हैं ये जो सेकंड वाली आपका पॉइंट है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के ही ये बिल्कुल सिमिलर है अप्रोच, ये मोदी ग्लैनी मिलर अप्रोच। व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड, इसमें टैक्सेस जो है आपके इग्नोर किए जाते हैं। द थ्योरी, तो आगे इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी टैक्सेस हैं इसमें इग्नोर किए जाते हैं। द थ्योरी प्रूव दैट there is no relationship between capital structure decision and the value of the firm and its overall cost of capital। इस थ्योरी में ये बता रहे हैं कि जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है और फर्म की वैल्यू है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी अप्रोचेस पढ़ेंगे सबके अलग अलग सारे डिसीजंस होते हैं, अप्रोचेस होती हैं कि किसी में बताया जाता है कि इफ़ेक्ट पड़ता है, किसी में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो मोदी ग्लैनी अप्रोच के अकॉर्डिंग बता रहे हैं इन तीनों ही डिसीजन में कोई रिलेशनशिप जो है वो आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंपल सी बात बताई गई इसमें कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और आपका वैल्यू ऑफ द फर्म और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता रहे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आपकी हो गई द मोदी ग्लैनी मिलर अप्रोच। इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके।